गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बड़े भाई सब पढ़ा रही थी आप लोग को। 3 दिन से पढ़ा रही हूँ, आज चौथा दिन है। बताया था कि एक बार बड़े भाई सब छोटे भाई सब को तो बहुत डांटते थे पढ़ाई करने के लिए। पहला बार फेल हो गए। 3 साल का उनका गैप था पढ़ाई का, तो आप लोग को बता चुकी हूँ। और उसके बाद एक बार फेल कर गया। छोटा भाई इतना डांट खा के भी पास कर गया, अव्वल आ गया। बड़ा भाई फेल कर गया। दोबारा भी बड़ा भाई फेल कर गया और छोटा भाई पास कर गया, अव्वल आ गया। अब बड़े भाई सब क्या हुआ, थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे। और कुछ भी उसको मतलब छोटा भाई धड़ल्ले से क्रिकेट नहीं, पतंग उड़ाने लगता था, गिल्ली डंडा खेलने लगता था। टूर्नामेंट की तैयारी होती थी, चुपचाप से होती थी, क्योंकि वो चाहते हुए भी ये चाहता था कि बड़ा भाई ये नहीं समझे कि हम उनका सम्मान करना छोड़ चुके हैं। एक दिन ऐसे ही बता रही थी, ये संध्या शाम का समय, वो कनकौवा लूटने में बेतहासा दौड़े हुए, क्योंकि बड़े भाई को समझ में आ गया था कि ये तो पास हो ही जाता है, इसीलिए इसका साहस थोड़ा बढ़ गया है। तो एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकौवा उड़ाते हुए बेतहासा लूटने के लिए दौड़े हुए जा रहे थे। उनके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे थे। रास्ते में बड़े भाई मिल जाते हैं और वो बोलते हैं, जो बाज़ार से लौट रहे थे तो उन बताते हैं, बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं कि बाजारी बच्चों के साथ ढेले के कनकौवे उड़ाते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें कुछ भी लिहाज नहीं, तुम नीची जमात में नहीं हो, मैंने पहले जैसी स्थिति तुम्हारी नहीं है, तुम अब बड़े क्लास में चले गए, क्लास 8 में चले गए हो, मेरे से एक क्लास नीचे हो। क्योंकि अब बड़े भाई और छोटे भाई में सिर्फ 1 साल का अंतर था। छोटा भाई 8वीं क्लास में पढ़ते चला गया था, बड़े भाई तो 9वीं क्लास में ही 2 साल से थे। तो वो बोले कि बहुत तुम्हें अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, मैंने कौन सी क्लास में हो ये सोचना चाहिए। एक ज़माना था, मैंने पहले ज़माने की बात बताने लगे बड़े भाई कि 8वां दर्जा पास करने के बाद, मैंने पहले के एक समय ऐसा था कि क्लास 8 पास करने के बाद लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ये भी बता रहे हैं कि कितने मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलची मैंने मिडिल स्कूल पास करने वाले कितने लोगों को बड़े भाई उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे मिडिल स्कूल पास करके, मिडिल स्कूल कितने तक होता है, 8 तक होता है। 6, 7, 8 को मिडिल स्कूल बोलते हैं। 1 से 5 तक बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। और 9, 10, 11, 12 को बोलते हैं हाई स्कूल। तो बोल रहे हैं कि कितने मैं मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज बहुत बड़े बड़े अव्वल दर्जे के, मैंने एकदम अपर क्लास के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट हैं। कितनी 8वीं जमात मैंने क्लास 8 तक 5 लोग जो है ना हमारे लीडर हैं। कितने लोग समाचार पत्र में एडिटर हैं, संपादक। मैंने बोले कि 8वीं पास कितने लोग इतने अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। 8वीं पास कम नहीं होता है। 8वां का मतलब 8वां पास, मिडिल पास का बहुत महत्व होता है। तो तुम 8वीं दर्जे में चले आए हो और इन लोगों के साथ, इस बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे उड़ा रहे हो। तुम्हें मैंने मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली मैंने बुद्धिहीन जो हो, इस पे तुम्हें दुख होता है। तुम जहीन हो। जहीन मतलब बुद्धिमान। जहीन शब्द क्या, उर्दू शब्द। बोले तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई, बड़े भाई सब बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जेहन मैंने ये बुद्धि किस काम की है कि अपना आत्मगौरव, मैंने तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है। खुद का आत्मगौरव मैंने सेल्फ, तुम अपने दिल में समझते हो गए मैंने अपने आप को बोल रहे हैं भाई साहब कि तुमको तो ये लगता होगा कि मैं भाई साहब से एक ही क्लास नीचे हूँ और मुझको कुछ कहने का, मुझे कुछ कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। मैंने कि भले हो सकता है तुम मेरी क्लास में आ जाओ, अगली बार हो सकता है तुम मेरे क्लास में ही पहुँच जाओ, शायद मैं 1 साल और इसी क्लास में रह जाऊँ, या ये भी हो सकता है तुम मेरे से 1 साल आगे भी चले जाओ। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच जो 5 साल का अंतर है, 5 साल का ही अंतर रहेगा। मैं तुमसे 5 साल जो बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा ही रहूँगा। मुझे दुनिया में ये भी बताना है कि दुनिया और ज़िंदगी का मुझे जो तजुर्बा का मतलब होता है अनुभव, मैंने ज़िंदगी का, जीवन का जो मेरा तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी, मैंने तुम मेरे जैसा कभी नहीं हो सकते। ये भी बता रहे हैं कि तुम एमए बन जाओगे, डी फिल डी लिट, मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भले तुम ले लो, लेकिन क्या है, समझ क्या है, किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। मैंने कोई भी समझ किताब पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। फिर अपने मम्मी और पापा, माँ और पिताजी का वो मतलब एग्जाम्पल देते हैं। बोल रहे हैं कि हमारी अम्मा,
मानी में हमारी माता जी ने कोई क्लास नहीं पढ़ा है, और दादा पिताजी को दादा बोलते हैं, दादा भी क्लास 5वीं 6ठी मानी क्लास 5 6 से आगे दादा भी पिताजी भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा दादा मैंने कह रहे हैं कि हम कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना आगे बढ़ ले, लेकिन अम्मा और पिताजी हमेशा हमें समझाते रहेंगे, उन्हें समझाने का अधिकार रहेगा हमें। इसलिए नहीं केवल जन्मदाता वो हमारे हैं, बल्कि बोले कि हमको जन्म दिया इसलिए नहीं कि वो जिंदगी भर हमें समझाएंगे, इसलिए वो समझाएंगे क्योंकि दुनिया का हमसे ज़्यादा उन्हें अनुभव है। बोलें कि अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने भी आकाश में कितने माने भले पिताजी माता जी को नहीं मालूम है, अमेरिकन हिस्ट्री नहीं मालूम है, आकाश में कितने तारे हैं वो नहीं मालूम है, नक्षत्र मतलब वो ग्रह और उपग्रह कितने हैं ये बातें, लेकिन ऐसी बात माने किताबी ज्ञान भले हमारे पिताजी माता जी को नहीं मालूम हो, लेकिन ऐसा बात मालूम है जिसका हम ज्ञान उन्हें हम में और तुमसे ज़्यादा है। बोले दया न करे मैंने भगवान नहीं करे। आज मैंने हो सकता है कि हॉस्टल में मैं अगर बीमार पड़ जाऊं, ये भी एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़े भाई कि हॉस्टल में मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूलना मैंने एकदम परेशान होना, व्याकुल हो जाना, दादा को तार देने मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ, एग्जाम्पल देते बता रहे हैं कि हॉस्टल में मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ तुम तो परेशान हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, केवल पिताजी को टेलीग्राम दे दोगे। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पिताजी हो और मैं बीमार पड़ता हूँ तो पिताजी घबराएंगे भी नहीं, बदहवास भी नहीं होंगे, पहले खुद माने बीमारी को खुद पहचानेंगे, उसका इलाज करेंगे। अगर मतलब घर के इलाजों से, छोटी मोटी दवाइयों से पहले बीमार कोई पड़ेगा तो इलाज करेंगे, अगर उससे संभव नहीं हुआ तो डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर बोल रहा है कि बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हमको तुमको बीमारी तो बड़ी बात बता रहे हैं कि बीमारी का एग्जाम्पल देते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे, या पिताजी रहते तो क्या करते, लेकिन फिर बोले कि बीमारी तो बड़ी बात है। हम दोनों को तुम दोनों भाइयों को, हमको और तुमको ये भी नहीं पता है कि घर कैसे चलाते हैं, महीना भर घर कैसे चलते। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक एक महीना का खर्च पिताजी इन लोग को भेजते थे, और 20-22 तक पूरा पैसा ख़त्म। 20-22 तारीख 7-8 दिन महीना में बाकी है, 20-22 तारीख तक पूरा फिर पैसे को मुहताज हो जाते, फिर पैसा के लाले पड़ जाते। मुहताज होना पैसा नहीं रहना, नाश्ता बंद हो जाता, धोबी नहीं कह रहा है कि हम लोग को तो इतना भी नहीं मालूम कि 1 महीना का खर्चा कैसे किया जाता है। पिताजी 1 महीने का खर्चा भेजते हैं, हम 20-22 तारीख तक ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाश्ता नहीं करते, धोबी नाई से दिखाई नहीं देते, मुंह चुराते, उनसे नज़र बचा के जाते हैं कि वो हमसे पैसा मांग लेगा। बोला है कि जितना हम और तुम दोनों मिल के हॉस्टल में खर्च करते हैं उसके आधे दाम में दादा ने अपनी उम्र का, बोला कि जितना हम दोनों को खर्च करने को मिलता है उसका आधे पैसे में दादा अपना आधा, पिताजी अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामों के साथ भी इससे कम पैसे में पिताजी ने अपना जीवन चलाया है। आने जाने वालों को भी देखा है। हमारे घर में पूरे 9 आदमी थे, जितना पैसा हम लोग को हॉस्टल में खर्च करने को दिया जाता है उससे भी कम पैसे में पिताजी घर चलाया करते थे। फिर उसके बाद से इतना होने के बाद बड़े भाई जो है अपने हेडमास्टर साहब का एग्जाम्पल देते हैं। हेडमास्टर साहब हमारे देखो वो क्या है, एमए हैं, और यहाँ से एमए नहीं पास किया उन्होंने, ऑक्सफोर्ड से एमए पास किया है। 1000 रुपया कमाते थे, तब का ज़माना था, 1000 रुपया का बहुत वैल्यू था, बहुत महत्व था। हेडमास्टर साहब महीना का 1000 रुपया पाते थे, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता था, उनकी बूढ़ी माँ करती थी। यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। बड़ा भाई कहता था किताबी पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए अनुभव की भी बहुत आवश्यकता है। तो बोल रहे हैं कि हेडमास्टर साहब पहले अपने घर का खुद इंतजाम करते थे, घर खर्च खुद चलाते थे, लेकिन 1000 में उनका घर खर्च पूरा नहीं पड़ता था, और उसके बाद से हमेशा कर्ज से लदे रहते थे। 1000 में घर नहीं चलता था, किसी से कर्ज मांगना पड़ता था।
और जब से उनकी माता जी ने मैनेजमेंट घर का प्रबंध प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, तो लगता है घर में लक्ष्मी आ गई है। घर में लक्ष्मी आना माने पैसे की कमी नहीं होना। तो भाईजान माने भाईजान, वो मजाक में बोल रहे हैं। बड़े भाई को उर्दू में भाईजान बोलते हैं, छोटा भाई के भाई तो बोले भाईजान, यह गरूर माने घमंड, जो घमंड आप लेके हैं वो मन से निकाल दीजिए। माने आपके मन में आ गया है कि मैं बड़े भाई के साथ आ गया हूँ, बड़े भाई के पास आ गया हूँ, बड़े भाई के क्लास में आ गया हूँ, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। तो ये घमंड अपने मन से निकाल दीजिए। मेरे देखते हुए माने अगर मैं देखूंगा मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने, आप बेराह माने गलत राह पे नहीं चल पाओगे। तुम मगर ऐसे नहीं मानोगे, मैंने हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हो, मेरी बात को नहीं मानोगे, तो फिर बड़े बड़े भाई थप्पड़ दिखा रहे हैं और बोलते हैं कि इसका प्रयोग भी मैं कर सकता हूँ। वो बोल रहे हैं कि बड़े लोग डांटते हैं, ये बातें बुरी लगती है, मैं भी जानता हूँ तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है। मैं उसकी इस नई युक्ति से नतमस्तक, मैंने जब बड़े भाई ने सब चीज़ अपना बताया कि क्यों मैं डांटता हूँ, क्यों मैं मारता हूँ, क्यों मैं अपने आप को समझदार, क्यों मैं अनुभवी हूँ, चाहे बड़े लोगों की बातें सुनिए, किताबी ज्ञान ही बहुत खोजना था। छोटे भाई को उस दिन अपने बड़े भाई के डांटने की असलियत, डांटने का महत्व पता चल गया और वो उनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो जाना, मैंने सिर झुका देना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, और छोटे भाई को लगा कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। और भाई साहब के प्रति उस दिन भाई साहब को जो अंदर ही अंदर कोसते रहते थे, इतना डांटते हैं, इतना फटकारते हैं, उनके लिए छोटे भाई के मन में श्रद्धा, रेस्पेक्ट आ गया। सजल आँखों से आँख में आंसू ला के बोले हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे। मैंने बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी बता रहे हो वो बिल्कुल सच है। वो आपको उनके कहने, मैंने आपको मुझे डांटने का अधिकार है, आप डांट सकते हैं, आप जो भी कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं। भाई साहब, तब भाई साहब को समझ में आया कि छोटा भाई को सही बात मैंने असलियत समझ में आ गई, मैं क्यों डांटता हूँ, मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। भाई साहब ने छोटे भाई को गले लगा लिया और बोले, क्या बोले कि मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता, मैंने ये मैं नहीं कहता कि तुम पतंग नहीं उड़ाओ, मेरा जी भी ललचाता है, मैंने मुझे भी इच्छा होती है। भाई साहब भी तो बच्चे ही थे ना, क्लास 9 में पढ़ते थे, तो उनकी भी इच्छा होती है थी कि वो भी पतंग उड़ाए। लेकिन वो सोचते थे कि अगर मैं गलत राह पर चलूँगा तो भाई को कैसे शिक्षा दूंगा, मैं खुद पतंग उड़ाऊंगा तो भाई को कैसे मना करूँगा, मैं दिन भर खेल कूद करूँगा तो भाई को कैसे मना करूँगा। तो बोलते थे कि अगर मैं खुद गलत राह पे चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, यह कर्तव्य मैंने हॉस्टल में तो तुम और हम में मैं बड़ा हूँ, मैं अगर गलत करूँगा तो तुम्हें सही करने की शिक्षा। संयोग से ऐसा हुआ, अचानक से उसी समय एक कनकौवा, एक पतंग उनके ऊपर से गुजरा, डोर लटक रही थी और लड़के दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। भाई साहब क्या थे, लंबे थे, वो उछल कर पतंग को पकड़ लिए और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। छोटा भाई भी पीछे पीछे, यानी भाई साहब जिस लिए डांट रहे थे, जिस लिए इतना त्याग किया, उसकी असलियत छोटे भाई को समझा दिए। उनका जो है ना मकसद पूरा हो गया कि भाई को समझ में आ गया कि उन्हें बिना मतलब का मैं नहीं डांटता हूँ। अपनी इच्छा में, अपनी कार्य सिद्धि में सफल हो गए और खुश होके चले गए। थैंक यू बच्चों, क्वेश्चन आंसर कल दूंगी। हाँ, मौखिक प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? गिल्ली डंडे खेलने, कंकड़ियाँ उछालने, पतंग उड़ाने। बड़े भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई हर समय छोटे भाई से पहला सवाल पूछते थे, कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? छोटे भाई के व्यवहार में अब परिवर्तन आया कि वो अब बड़े भाई को दिखा के भी खेलने जाने लगा, जब चाहे खेल को ही अपना समय देने लगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई साहब क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए किताबों कॉपियों पर चित्र बनाते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे। इस प्रकार का अनेक कार्य किया गया। थैंक यू बच्चों।
स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, यही मेरी कामना है। और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद।